वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रीति रावतोड़े। पिछले 2 लेक्चर में हमने स्टडी किया बेसिक्स ऑफ इंटरफेरेंस एंड वेव फ्रंट स्प्लिटिंग। आज इस 3rd लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग और उसके कुछ एग्जांपल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, इस लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोविड-19 के खिलाफ हमारे देश की इस लड़ाई में अपना सहयोग दें। आइए अब चलते हैं हमारे सब्जेक्ट की ओर, एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग। एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग में लाइट जो है वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट किया जाता है, जिससे कि लाइट का हाफ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और हाफ पार्ट ट्रांसमिट होता है। रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे अलग अलग पाथ से ट्रैवल करके रीयूनाइट होते हैं और उनका इंटरफेरेंस फॉर्म होता है। इस तरीके से दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट एक ही सोर्स से जनरेट होते हैं, इसलिए उनमें कांस्टेंट फेज रिलेशन होता है और वो इन फेज होते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं कोहेरेंट होते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वह है ऑप्टिकल एलिमेंट्स सच एज बीम स्प्लिटर, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, न्यूटन रिंग्स एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर। आइए अब देखते हैं फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन, या उसको हम बोलते हैं स्टोक्स ट्रीटमेंट। Stokes treatment is based on the principle of reversibility of the light and useful to understand the theoretically phase change on reflection। मतलब कि लाइट में फेज चेंज कैसे होता है ये हम स्टोक्स ट्रीटमेंट से समझ सकते हैं। अब फिगर में अगर हम देखें तो AB जो सरफेस है दैट सेपरेट्स द डेंसर एंड रेयर मीडियम। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नीचे जो है वो डेंसर मीडियम है और ऊपर जो है दैट इज रेयर मीडियम। अब PQ रे जब इस सरफेस पे इंसिडेंट होता है उसकी एम्पलीट्यूड हमने A से रिप्रेजेंट की है, तो Q पॉइंट पे ये पार्शियली रिफ्लेक्ट होता है अलोंग QR और रिफ्लेक्टेड रे का एम्पलीट्यूड जो है वो हमने AR से रिप्रेजेंट किया है और ये पार्शियली ट्रांसमिट होता है अलोंग QT जिसका एम्पलीट्यूड है AT। अब जैसे कि हमें पता है रिफ्लेक्टेड रे एंड ट्रांसमिटेड रे ये इंसिडेंट रे से जनरेट हुए हैं, तो उनकी जो एम्पलीट्यूड्स है उनमें हम रिलेशन इस तरह से पुटअप कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड रे। अब इसमें A को अगर हमने कॉमन निकाला तो दोनों साइड का A कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन हमें मिलेगा दैट इज 1 इज इक्वल टू R प्लस T। ये जो इक्वेशन है वो हम आगे यूज करने वाले हैं। अब अगर रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल हम इस पे अप्लाई करते हैं तो रेज जो है उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जैसे कि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में ट्रैवल होगा, रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में ट्रैवल होगा और ट्रांसमिटेड रे इस डायरेक्शन में ट्रैवल होगा। अब जब SQ जो है ट्रांसमिटेड रे था उसको हमने इंसिडेंट रे कंसिडर किया, तो वो रिफ्लेक्ट होगा अलोंग QT, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हो गया ATR डैश। यहाँ पे डैश जो हमने यूज़ किया है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिटेंस को हमने डिनोट किया है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है ट्रांसमिटेड रे का, तो ये हो जाएगा ATR डैश और ये ट्रांसमिट होगा अलोंग QP, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो हो जाएगा ATT डैश। ये हो गया ट्रांसमिटेड रे के बारे में। अब अगर रिफ्लेक्टेड रे को हम इंसिडेंट रे कंसिडर करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा अलोंग QP
और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो होगा ए आर इंटू आर। सो इसको हम ए आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये ट्रांसमिट हो जाएगा अलॉन्ग क्यू टी, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो हो जाएगा ए आर टी। ठीक है, तो ये 4 रेज हमें वहाँ पे मिल गए। अब उनके लिए इक्वेशन अभी सिंपली पी क्यू रे अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसके लिए हमें 2 एम्पलीट्यूड मिल गई हैं, ए आर स्क्वायर और ए टी टी डैश। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि ओरिजिनल पी क्यू इंसिडेंट रे जो था उसका एम्पलीट्यूड था ए, तो हम लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ए दैट इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए टी टी डैश। इसमें ए को अगर हमने कैंसिल मतलब कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया तो इक्वेशन मिलेगा आर स्क्वायर प्लस सी टी डैश दैट इज इक्वल टू 1, या इसको रीअरेंज कर सकते हैं टी टी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें मिल गया पी क्यू रे के लिए। अब अगर क्यू टी रे हम कंसिडर करते हैं तो उसके लिए भी हमें 2 एम्पलीट्यूड मिल चुकी है, दैट इज ए आर टी एंड ए टी आर डैश। ओके, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये रे एग्जिस्ट नहीं है, इसके लिए इसका ओरिजिनल एम्पलीट्यूड जो होगा दैट विल बी 0। सो इसको हम बोल सकते हैं कि ए टी आर डैश प्लस ए आर टी दैट इज इक्वल टू 0। दोनों साइड का मतलब ए जो है हमने इस साइड में ट्रांसफ़र कर दिया तो हमें मिलेगा, और टी टी कैंसिल हो गया दोनों साइड का, सो दैट विल बी आर डैश इज इक्वल टू माइनस आर। ये जो इक्वेशन है आर डैश इज इक्वल टू माइनस आर, ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तब उसमें 180 डिग्री का फेज चेंज आता है। अब देखते हैं कि लास्ट स्लाइड में हमें एक इक्वेशन मिला था दैट इज आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो हमें मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें पी क्यू रे के लिए इक्वेशन मिला था दैट टी टी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर। इसमें अगर ये 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू हम टी स्क्वायर पुटअप कर देते हैं तो हमें मिलेगा टी टी डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दोनों साइड का टी टी कैंसिल हो गया तो हमें मिलेगा टी इज इक्वल टू टी डैश। अब ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है कि जब रे डेंसर मीडियम से ट्रांसमिट होता है तो उसमें कोई फेज चेंज नहीं आता है, मतलब फेज चेंज ओनली रिफ्लेक्शन में ऐड होता है, ट्रांसमिटेंस में नहीं। वही चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की है कि जब लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम then there is a phase change of 180 degree occurs, and if the light is transmitted from the denser medium then there is no phase change occurs। अभी ये जो फेज चेंज आ रहा है तो वो ओनली डेंसर मीडियम के लिए आता है, मतलब जब लाइट डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तब उसमें 180 डिग्री का फेज चेंज आता है। लेकिन अगर लाइट रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें कोई फेज चेंज नहीं आता है। अब हम देखेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट इन पैरेलल थिन फिल्म्स। इसके लिए हमने क्या किया है, टी यूनिफॉर्म थिकनेस की एक थिन फिल्म कंसीडर की है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब इस पे जब पी क्यू रे इंसिडेंट होगा तो वो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन जो है वो नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये इंसिडेंट रे जो है तो वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा अलोंग क्यू आर एंड पार्शियली ट्रांसमिट होगा अलोंग क्यू एस। अब क्यू एस जो है ट्रांसमिटेड रे वो फिर से रिफ्लेक्ट होगा अलोंग एस टी एंड ट्रांसमिट होगा अलोंग एस वी।
अब एस टी फिर से पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा और पार्शियली ट्रांसमिट होगा, तो ये ट्रांसमिट होगा अलोंग टी यू। तो रे क्यू आर और रे टी यू इंटरफर टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस, इन दोनों का इंटरफेरेंस फॉर्म होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि इंटरफेरेंस में इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पाथ डिफरेंस, और रे क्यू आर एंड टी यू इंटरफेरेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो उसका पाथ डिफरेंस हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो पाथ डिफरेंस जो है वो हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फिगर में अगर हम देखें तो दोनों रे, अगर यहाँ से हम देखेंगे एन आर एंड टी यू, दोनों का पाथ जो है वो सेम है, लेकिन उन्होंने एडिशनली पाथ कवर किया है। अगर टी यू के बारे में हम बोलेंगे तो उसने ये एडिशनल पाथ ट्रेवल किया है क्यू एस एंड एस टी, और क्यू आर के बारे में अगर हम बोले तो उसने एडिशनल पाथ कवर किया है क्यू एन। अब टी यू ने जो एडिशनल पाथ कवर किया है वो थिन फिल्म में किया है, तो इसलिए ये पाथ जब हम कंसिडर करेंगे तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो फिल्म में उसने जो पाथ कवर किया है टी यू रे ने, तो वो है क्यू एस प्लस एस टी, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्यू आर रे ने जो एडिशनल पाथ कवर किया है वो है क्यू एन। तो अगर हम पाथ डिफरेंस का इक्वेशन लिखेंगे क्यू आर एंड टी यू के लिए, तो वो इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू म्यू क्यू एस प्लस एस टी माइनस क्यू एन। ठीक है। अब फिगर में हमने अगर ट्रायंगल क्यू टी एन ये ट्रायंगल कंसीडर किया तो इससे हमें साइन आई की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज क्यू एन अपॉन क्यू टी। अगर हमने ट्रायंगल टी क्यू एम कंसीडर किया, टी क्यू एम, तो उसमें हमें साइन आर की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज टी एम अपॉन क्यू टी। अब स्नेल्स लॉ से हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। उसमें अगर हमने वैल्यूज पुटअप की तो क्यू टी कैंसिल हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन टी एम, ये इक्वेशन हमें मिल गया। इसको अगर हम क्यू एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्यू एन इज इक्वल टू म्यू टी एम। ठीक है। अब ये वैल्यू हमने पुटअप कर दी इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन हो गया म्यू इंटू क्यू एस प्लस एस टी माइनस टी एम। अब फिगर में अगर हम देखें एस टी माइनस टी एम दैट इज इक्वल टू एस एम, दिस एस टी माइनस टी एम, तो बच जाएगा एस एम। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी, सो इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू म्यू इंटू क्यू एस प्लस एस एम। अब यहाँ पे ये जो क्यू एस है, क्यू एस दैट इज इक्विवेलेंट टू एस डब्ल्यू, तो इस इक्वेशन में हमने क्यू एस की जगह एस डब्ल्यू पुटअप कर दिया, तो ये इक्वेशन मिल गया। अब फिगर में अगर हम देखेंगे एस डब्ल्यू प्लस एस एम दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एम, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी, सो एक्स इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू एम। अब ट्रायंगल क्यू डब्ल्यू एम ये ट्रायंगल अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसमें कॉस ऑफ आर दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाय क्यू डब्ल्यू, लेकिन क्यू डब्ल्यू जो है दैट इज इक्वल टू क्यू ई प्लस ई डब्ल्यू। सो क्यू ई और दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, क्यू ई इज इक्वल टू ई डब्ल्यू जो है थिकनेस ऑफ द फिल्म, तो उसको हम क्यू ई प्लस ई डब्ल्यू को ट्वाइस टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इक्वेशन मिलेगा कॉस ऑफ आर दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एम बाय ट्वाइस टी, और उसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू टी कॉस ऑफ आर। ये इक्वेशन हमें मिल गया एक्स के लिए, पाथ डिफरेंस के लिए, दैट इज द पाथ डिफरेंस फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट इन द पैरेलल थिन फिल्म्स। ठीक है।
अब ये जो इक्वेशन मिला है x इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू टी कॉस ऑफ r, इसमें क्यू आर रे जो हमने लिया था वो डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ है। तो जैसे कि हमने देखा है कि उसमें 180 डिग्री का फेज चेंज या लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू टी कॉस ऑफ r माइनस लैम्डा बाय 2, दैट इज ड्यू टू द फेज चेंज और पाथ डिफरेंस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम। तो इस तरह से ये फाइनल इक्वेशन हमें मिल गया फॉर द पैरेलल थिन फिल्म। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसके लिए पाथ डिफरेंस का इक्वेशन हमें पता है, दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा। लेकिन पाथ डिफरेंस की वैल्यू जैसे कि हमें मिल चुकी है, दैट इज ट्वाइस म्यू टी कॉस ऑफ आर माइनस लैम्डा बाय 2, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी, तो ये इक्वेशन मिल गया। इसमें लैम्डा बाय 2 की टर्म अगर हम राइट साइड को ले जाते हैं तो वो प्लस हो जाएगी और उसको सॉल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगा, दैट इज इट ट्वाइस म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस 1 लैम्डा बाय 2। This is the condition for the constructive interference in film of the uniform thickness। अब ये होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा तो उस वक्त पाथ डिफरेंस जो है दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द हाफ वेवलेंथ। सो यहाँ पे हमें फिर से पाथ डिफरेंस की वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं। सो ट्वाइस म्यू टी कॉस ऑफ आर माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू दिस 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 की जो ये निगेटिव टर्म है वो हम राइट साइड को शिफ्ट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा ट्वाइस म्यू टी कॉस ऑफ आर दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू लैम्डा। तो इसमें ये n प्लस 1 जो है उसको हमने n से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इक्वेशन हो जाएगा ट्वाइस म्यू टी cos of r is equal to n lambda, that is the condition for destructive interference of the film of uniform thickness। तो इस तरह से हमें यूनिफॉर्म थिकनेस की अगर फिल्म होती है तो उसमें इंटरफेरेंस कैसे फॉर्म होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होती है, वो हमने ऑब्टेन किया। अब बाकी का मतलब आगे का पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो